इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर ने 18,953 वोट से जीत लिया है। जश्न की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और बड़ा बयान भी पीके का आ गया है। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नवेंदु शेखर और स्वप्निल वर्मा। नवेंदु, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बड़ी जीत है, बीजेपी बांकीपुर से हार गई है, बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या लगता है, क्या इफेक्ट बांकीपुर में पड़ने वाला है? देखिए, ये बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर है। अगर पिछले कुछ दशकों की राजनीति को ध्यान से देखा जाए तो प्रशांत किशोर, उनकी ये जीत अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस जीत के लिए जनस्वराज ने पूरी ताकत झोंक दी थी और बीजेपी के सामने पहली बार इस तरीके से मुकाबला किया था कि हर किसी को लग रहा था कि बांकीपुर में तो कांटे की टक्कर है। और हम लगातार कैपिटल टीवी पर यह बात कह भी रहे थे कि बांकीपुर की लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत इतनी बड़ी हो जाएगी, इस बात का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। क्योंकि जितनी कम वोटिंग हुई और उसके बाद जो माहौल नजर आ रहा था, ग्राउंड से जो फीडबैक मिल रहे थे, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर जीत सकते हैं या फिर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन जीत का मार्जिन जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा। 63,000 से ज्यादा वोट मिले हैं प्रशांत किशोर को, यानी इतने वोटों से नितिन नवीन के जीत का अंतर था पिछली बार। और 46-47,000 के आसपास रेखा गुप्ता को वोट आया था। इस बार उतना ही वोट, उससे कम ही वोट, 44,000 कुछ वोट बीजेपी के कैंडिडेट को आया है। तो ये समझिए कि लोगों ने नाराजगी को लेकर प्रशांत किशोर के समर्थन में वोट कर दिया। यूजीसी का मुद्दा, भरत तिवारी का मुद्दा, नीट पेपर लीक का मुद्दा। जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं स्वप्निल, क्या युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं को मुद्दे भागे प्रशांत किशोर के और इसी वजह से प्रशांत किशोर जीत गए हैं? निश्चित रूप से देखिए, ये पूरी की पूरी जो मैं मानता हूँ चुनावी जीत है प्रशांत किशोर की, नैरेटिव की लड़ाई है। नैरेटिव यानी कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब अयोध्या में जीत हुई थी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की, तो आज तक बीजेपी को वो लोग मजाक उड़ाते हैं, कोसते हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि युवाओं का चाहे मुद्दा हो, अभी हमने सीजीपी का प्रोटेस्ट देखा, पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं युवा जो है नाराज थे और ये एक अलर्ट और एक अलार्म की तरह है। भले ही सरकार को कोई भी असर नहीं पहुंचेगा, सम्राट सरकार को, लेकिन एक कड़ा संदेश जरूर जा रहा है कि भाई युवा जो है वो नाराज है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो। ठीक है, लेकिन नवेंदु, जिस तरीके से आपने वोटिंग की बात की, क्योंकि देखिए पैटर्न वैसा नहीं लग रहा था। इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा तो उसमें पाया कि हाँ, कम वोटिंग ही होती है और कम वोटिंग से लग रहा था कि बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी के लिए कमी कहां पर रह गई? क्या जो उम्मीदवार उतारा गया उसको लेकर कमी रह गई, या कई ऐसे मुद्दे थे, भरत तिवारी से लेकर बंटी यादव हत्या का मामला, जिसने बीजेपी पर भरोसा कम कर दिया? आखिर कमी कहां रह गई? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। आपने जो कहा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, आपने प्रशांत किशोर हाथी के सामने एक ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया जो ढंग से बोल तक नहीं पा रहे थे, और लोगों ने कहा कि जो आदमी खुद अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है वो हमारी बातों को कैसे विधानसभा में रखेगा। दूसरी बात, बीजेपी ने शायद इस चुनाव को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता के लिए बीजेपी जानी जाती है। 24/7 की पॉलिटिक्स, उसके बाद कोई भी चुनाव हो, वार्ड पार्षद का भी चुनाव होता है तो बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है। इस बार भी बीजेपी ने झोंका, लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि जो जातिगत फैक्टर है, जो बांकीपुर का समीकरण है, जो 35 सालों से आंख बंद करके बीजेपी को वोट कर रहा था, उसमें कुछ हिस्सा भी छिटक जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? ना सिर्फ सवर्ण वोटर छिटके, सवर्णों में भी कायस्थ भी गए। सिर्फ 44,000 वोट मिले हैं नीरज सिन्हा को। इससे आप ये समझिए कि ओबीसी वोटर भी छिटक गया, प्रोटेस्ट के नाम पर बहुत सारे वोट छिटके, यूजीसी और भरत तिवारी के मुद्दे को लेकर सवर्ण वोट छिटका और SC/ST समाज भी छिटका, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा रहा। तो कई चीजों को मिलाकर ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज है प्रशांत किशोर का, कि यदि आप सत्ता में इतने दिनों तक रहेंगे और अपने हिसाबों से सिर्फ चीजों को हैंडल करेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि कोई आपके सामने खड़ा ना हो पाए, तो ये आपकी गलती होगी। क्योंकि अब जब सम्राट चौधरी विधानसभा जाएंगे, विधानसभा में खड़े होंगे, आंख से आंख मिलाकर सम्राट चौधरी पर सवाल आपने विधानसभा की आपने बात की, तो स्वप्निल, विधानसभा की जब मैं बात करता हूं तो विधानसभा में ऐसा नहीं लगेगा कि नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव थे उनका रंग कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर अब कहीं ना कहीं पीके दिखते नजर आएंगे, क्योंकि तेजस्वी ने बड़ी गलती बांकीपुर में की, विदेश चले गए, जीत नहीं पाए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो अब पीके विधानसभा में आएंगे तो कहीं विकल्प तो नहीं हो जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इनकी जो सियासी कुंडली है वो एक ही तरीके से चल रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब वहां पर विधानसभा में होंगे, 2030 में बिहार में विधानसभा भी चुनाव है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये एक मुख्यमंत्री के सामने बड़े उम्मीदवार के तौर पर, प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाएंगे। एक मैं छोटी सी बात यहां पर कहना चाहूंगा, मेरा खुद का एनालिसिस है,
प्रशांत किशोर की पार्टी जब बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ी थी तब उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी अधिकांश सीटों पर, लेकिन उस समय वो चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार वो चुनाव लड़े तो बिहार की जनता जो है वो काफी ज्यादा भावुकता और इमोशंस पर भी चुनाव का नतीजा तय करती है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर यानी कि खुद सेनापति मैदान में उतरे और चुनाव में जीते। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि तेजस्वी यादव के एक मुख्य विकल्प के तौर पर, बल्कि उनसे आगे अब प्रशांत किशोर को मैं देख रहा हूं। नवेंदु देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर था ही नहीं। हम बार बार कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, लेकिन आप जो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव, जिस तरीके से मैंने स्वप्निल से सवाल किया, क्योंकि अभी मीसा भारती का भी बयान सामने आया, वो कह रहे हैं नहीं लोमड़ी है प्रशांत किशोर तो, लेकिन वो लोमड़ी ने ऐसा टुकड़ा खा लिया है कि उस टुकड़े के पीछे सभी भागते हुए नजर आए और अब आगे आने वाले समय वो बड़ा टुकड़ा भी हासिल करने की कोशिश करें। देखिए, आरजेडी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये लोग गांधी परिवार के रास्ते पर ही चल रहे हैं। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग, इनको जमीनी हकीकत के बारे में बहुत कम चीजें मालूम होती है। एक दौर हुआ करता था लालू प्रसाद यादव का, जब राजनीति जमीन पर लड़ी जाती थी और उसके लिए लालू यादव ने पूरी ताकत झोंकी, तो उसका असर देखने को मिला कि खुद मुख्यमंत्री बने, पत्नी को 2-2 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन आज की पीढ़ी को देख लीजिए, आपस में सिर फुटव्वल है। एक बेटी सिंगापुर में है, यहां से लड़ाई करके चली गई, एक बेटा परिवार छोड़ के निकल गया है और तेजस्वी यादव बंद कमरों से बाहर निकल नहीं पाते हैं। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम लोग बिहार में कई जगह घूमे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और वहां क्या नजर आ रहा था। एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट पसीना बहा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे मैदान में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, एसी डिलक्स बस में हाथ हिला रहे हैं। और उसका क्या इंपैक्ट हुआ, 25 सीटों पर आप सिमट गए, यानी 2010 का जो रिजल्ट था उससे भी खराब आपका परफॉर्मेंस हुआ। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने चीजों को हल्के में लिया। आपके लिए राजनीति नहीं बनी है। आप डिस्को जाइए, बार जाइए, क्लब जाइए, आप पार्टी करिए। आप नॉर्वे अभी गए ही थे, जब जब चुनाव आता है या तो आप चुनाव से पहले विदेश भाग जाते हैं या चुनाव के बाद चले जाते हैं। आप जमीनी मुद्दे नहीं उठा सकते। आपके जितने भी विधायक जीत करके आए हैं उनमें से कितने विधायक आज सदन में बीजेपी के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो ये उठेगा, सत्ता में बीजेपी है। आप बार बार ये देखेंगे कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये लोग हमेशा मीडिया को दोष देंगे कि मीडिया सवाल नहीं पूछती है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तो मीडिया ही पूछती है। ये लोग क्या करते हैं, देश की राजनीति में विपक्ष की जो भूमिका है वो लगातार सवालों के कटघरे में जा रही है। क्योंकि आप देखिए, नरेंद्र मोदी को 2024 में 240 सीटों पर सिमटा दिया विपक्ष ने। उसके बाद उनके पास बड़ा मुद्दा था, लेकिन क्या उस मौके को भुना पाए? बीजेपी तो और मजबूत हो गई। लालू से कहीं ना कहीं तेजस्वी ने कुछ सीखा नहीं, ये कहा जा सकता है। देखिए स्वप्निल, मैं बात करूं MY समीकरण जो लालू प्रसाद यादव कभी साझा करते थे, आज वो भी धाराशायी होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी उस पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ? देखिए, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, हर वक्त आपको दिखेगा कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ बहुत आ रही है, लेकिन जब उनकी वोट प्रतिशत देखेंगे या फिर आप उनका रिजल्ट देखेंगे सीटों के माध्यम से, वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। आज प्रशांत किशोर की जीत ने 2 बातें सिद्ध कर दी है मेरे हिसाब से। पहला ये, अगर आप जनता के मुद्दे उठाएंगे, अगर आप युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, और प्लस अर्बन सीट है ये जो है, ये सीट अर्बन सीट यानी कि शहरी इलाके, यानी कि, और वोट प्रतिशत भी जहां तक मुझे याद आता है कि 34% के आसपास था। यानी कि जनता से जुड़े अगर आप मुद्दे उठाएंगे, युवाओं से जुड़े हुए अगर आप मुद्दे उठाएंगे, तो जनता आपको भरपूर प्यार देगी। बाकी जो आपने कहा तेजस्वी यादव और MY समीकरण, वो तमाम चीजें धाराशायी इसीलिए इस उपचुनाव में होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया और जनता ने जो जनता की जरूरत थी उसके आधार पर वोट किया, और उन तमाम पैमानों पर खरे उतरते हुए हमें दिखे प्रशांत किशोर। आपसे भी यही सवाल, क्या जाति की बात जो बिहार में होती रही है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आता है और यहाँ पर भी जाति की बात हुई और PK जाति की बात करके उसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। देखिए, बिहार में इस वाले रिजल्ट ने यह साबित कर दिया कि जाति की लड़ाई हो, धर्म की लड़ाई हो, ये सब तब पीछे छूट जाते हैं जब असली मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। और प्रशांत किशोर ने हर वो मुद्दा उठाया, और बिहार चुनाव से ही वो मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन तब लोगों को लगा था कि प्रशांत किशोर जीत नहीं पाएंगे। कंफ्यूजन था लोगों के मन में, और जमीनी हकीकत क्या थी, नीतीश कुमार के समर्थन में एक लहर चल रही थी, बीजेपी के समर्थन में जंगल राज के खिलाफ एक लहर चल रही थी। तो इस तरीके से बीजेपी की बम्पर जीत हुई। आज भी पूरे देश में बीजेपी का दबदबा है, कारण है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश को यकीन है। लेकिन जब एक सीट के चुनाव की बात आई और खुद प्रशांत किशोर सामने आए, तो लोगों को लगा कि एक प्रयोग करके देखते हैं, हो सकता है हमारी बातों को और ज्यादा बल मिले, और विधानसभा में प्रशांत किशोर अगर ताकतवर बन के आएंगे, ये तो हमारे विकास के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये देखिए कि लोगों ने इस तरीके से वोटिंग की
कि पीएम मोदी के बॉस चुनाव हार गए और आरजेडी के कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल अब आगे आने वाले समय में प्रशांत किशोर कैसा काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जीत बड़ी मिली है और जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।